हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने चैनल फटाफट एजुकेशन में। तो चलिए एनसीईआरटी चैप्टर 3 जो आरंभिक जीवन है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करिए, और इसके लिए आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि ये जो क्लास होती है जो मैं करवाती हूँ वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और वो भी लाभ उठा पाएँ इस क्लास का। तो ये 6 क्लास का एनसीईआरटी है और इसी एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में हम लोग आए हैं। ये मैं पढ़ाऊँगी और चलिए शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर उन लोगों के लिए। ऐसा तो ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए होता है ये, लेकिन खासकर बेसिक्स क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छे से समझने के लिए ये यूपीएससी के लिए और ज़्यादा बेटर है। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तो खैर वनडे एग्ज़ाम के लिए तो है ही। तो चलिए इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये जो है इनका ये अध्याय है एनसीईआरटी का, जो बुक है हमारे अतीत, ठीक, क्लास 6 का है, लेसन 3 है, आरंभिक नगर नाम है इनका। और ये है, शुरू करते हैं अब, पुराने भवन का संरक्षण। तो ये है, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कभी लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, मैंने मंत्री जी को एक पत्र लिखकर हमें कहना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। तो यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्या हो सकता है। तो 2 बच्चा है यहाँ पे, एक बच्चा का नाम है हरप्रीत और दूसरा बच्चा का नाम है जसपाल। ये दोनों क्रिकेट खेल रहे थे आपस में। एक उसको पुराना सा खंडहर, कोई उनका तारीफ कर रहा था वही खंडहर का। तो ये सब बच्चा जब खेलता था ना उसमें, तो उसमें बोलता था भूतहा घर, भूत वाला घर। तो यही बोल रहा था, इसमें वास्तुकला को देखो। तो यही ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और इन्होंने सुना कि इस घर को कोई मरम्मत करने का बात कर रहा है। तो ये दोनों में आपस में बोल रहे थे कि आखिर क्या बात है जो मरम्मत हो रहा है। आगे का कहानी हम लोग जानते हैं। हड़प्पा की कहानी है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 1.5 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। ठीक 150 वर्ष पहले का ये बात है। और जब पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इसी क्रम में जो वहाँ के इंजीनियर थे, जो खोद के जो बना रहे थे रेलवे लाइन, वहीं पे अचानक उसको हड़प्पा पुरा स्थल मिला है। ठीक, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये कहाँ स्थित है? आज के पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी, और सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। वो हजारों ईंटें वहां से उखाड़ते गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन भी बिछा दी। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। बहुत सारा इमारत वहां का जो था वो समाप्त हो गया। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में आते हैं, और ये 80 साल के बाद हुआ। 150 साल तो उधर था और उसके 80 साल के बाद इधर हुआ।
इसके लिए अब मैं देखती हूँ अब क्या होता है। अब इसके बाद होता क्या है कि चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी हड़प्पा नगर की, और हड़प्पा सभ्यता के, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। उसके बाद जो मिला तो उसे पहली बार मिली थी यह स्थल, और वहीं पे हड़प्पा में मिली थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। जब पुरातत्वविदों ने जब पता किया, रिसर्च किया, तो पता चला ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता 4500 वर्ष पहले इसका निर्माण हो गया था। ठीक। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन आजकल जो हुआ है, नया नया स्टेटस बना हुआ है, नया नया सब कुछ व्यक्ति चाहता है कि बस न्यू ढंग से हो, तो इसीलिए उसको तोड़ के दूसरा बनाता है। और फिर आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? ये नगर में क्या विशेषता थी देखते हैं। इन नगरों में से कई 1-2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, और पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। मतलब ये नगर ऐसे था, तो इसका जो पश्चिमी था, ये जो पश्चिमी एरिया था, ये बहुत छोटा था और ये ऊंचा पर था, ऊंचाई पर था। और ये जो पूर्वी था एरिया, ये निचला पर था। ठीक, मतलब 2 भागों में ये बटा हुआ था। और फिर ये बड़ा था, नीचा पर था, बड़ा था, और ऊपर वाला क्षेत्र जो पश्चिमी में था, ये छोटा था लेकिन ऊंचा पर था, ऊंचाई पे था। उसे ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया। ये जो ऊंचा वाला भाग था, जो छोटा था, ये नगर दुर्ग कहा गया, और निचले भाग को निचला नगर कहा गया। जो बड़ा था और जो नीचे शहर में था, उसको निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मतलब ये जो बाउंड्री लाइन होता है ना घर का, ये जो बाउंड्री लाइन किसी भी घर का होता है, ये क्या होता है, पक्की ईंट से बनी हुई थी। इसकी ईंटें इतनी पकी हुई थी कि हजारों सालों के बाद भी आज भी इनकी दीवारें खड़ी थी। मतलब इतना अच्छा उनको पक्की किया गया था उन ईंटों को, कि आज भी वो खड़ी ही थी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ नगर था, उसमें कुछ खास तरह की इमारतें बनाई गई थी। मिसाल तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। आप लोगों ने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो। उनमें जो दर्शाया गया है वो कुछ सही था, लेकिन उनका जो ये हो गया था, जो समाप्त हो गया था वो नगर, वो जो नष्ट हो गया था वो नगर, आखिर पतन की ओर क्यों गया, वो आज भी एक सोच का विषय है, एक तर्क का विषय है। और ये सोचने वाली बात है। जो उस मूवी में ऐसा दिखाया गया कि बाढ़ की वजह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अभी भी ये मतलब खुल के नहीं बोला गया है इनको कि ये इसी की वजह से था। तो इसमें था क्या कि जो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, वो भी अलग इमारत हुई, जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा गया। वो जो तालाब था उसको क्या कहा गया, क्या कहा, जो रिसर्च करते हैं पुरातत्वविद, इनको कहा गया महान स्नानागार का नाम दिया गया। ठीक, इस तालाब को बनाने में ईंट प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। तो उसमें प्लास्टर भी किया गया था, ईंट भी बिछाई गई थी। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। पानी जो, जैसे हम लोग बाथरूम यूज करते हैं, तो पानी जो जाता है ना, उसी के ऐसे से करके चारकोल का दीवार चढ़ाया गया था चारों तरफ। और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी। तो एक तरफ से मान लीजिए इधर सीढ़ी और एक तरफ से इधर सीढ़ियां, मतलब ऐसे बनाई गई थी। और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे, मतलब ये बीच में था और चारों बगल ऐसे करके चारों 5 साइड सिर्फ कमरा था और बीच में वो तालाब थी। और
इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ये तालाब था, वो कुएं से पानी निकाला जाता था और भरा जाता था उस तालाब को, और जब खाली और जब यूज हो जाता था तो वो खाली कर दिया जाता था। शायद इन्हीं विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर नहाया किया करते थे। मतलब कुछ विशेष अवसर होंगे जैसे पूजा उजा या मतलब उनका जो कल्चर होगा वो हम लोग आगे देखेंगे, उन्हीं विशेष पर वो स्नान किया करते होंगे, ऐसा बताया गया है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिला है जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। तो इसमें मतलब अनुमान लगाया जाता है कि ये जो अग्निकुंड जो बने हैं, जैसे हम लोग हवन करते हैं तो वो यज्ञ के लिए ही होता है, इसी वजह से बोला गया है कि ये अग्निकुंड के तरह होते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और लोथल जो है वो कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। मतलब कुछ जो बीज होते होंगे वो भंडार के रूप में रखते होंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हुए हैं। मतलब ये जो नगर है ये क्या क्या है, आधुनिक जो पाकिस्तान है वहाँ के पंजाब में और सिंध प्रांत, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में। ठीक, एक भारत के पंजाब में, एक आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, और सिंध प्रांत में, और गुजरात और हरियाणा और राजस्थान। इतना याद रखना है आप लोगों को। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, और पत्थर के बाट और मुहरे, मनके जो मिट्टी के बनाए जाते थे। मनके मतलब हार हो गया, गला में पहनने के लिए नेकलेस कीमती पत्थर का बनाया जाता था, और तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, इतना सारा बनाया जाता था। देखिए यही ऐसा ही था स्नानागार। देखिए बीच में था तालाब, है ना, तालाब, और एक इधर से सीढ़ी बना हुआ है, एक इधर से सीढ़ी बना हुआ है, ऐसे ही था। और ईंटें बनाई गई है और यहाँ पे पलस्तर किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और जो हड़प्पा की ईंट की चिनाई है वो देखिए ऐसे ईंट की चिनाई होती थी, दिख रहा है ना आप लोगों को, देखिए ऐसे करके चिनाई होती थी यहाँ पे। और अब जानते हैं भवन, नाले और सड़कें, ये इनकी विशेषताएं क्या थी। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। एक मंजिला होता होगा या दो मंजिला होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते होंगे। मतलब ये हो गया बाउंड्री लाइन, और इसके चारों तरफ कमरे बनाते थे, मतलब बीच में खाली छोड़ देते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुएं भी थे। कुछ घर में क्या होता था कि कुआं भी रखते थे अपना अपना, और कुछ घर में, अधिकांश घर में, कुछ नहीं अधिकांश घर में, बहुत ज़्यादा मतलब हर एक प्रत्येक घर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर घरों में स्नानागार भी होता था, बाथरूम बोल सकते हैं उसको आजकल की भाषा में। और फिर और कुछ कुएं भी थे, कुछ कुआं भी था, मैंने बताया अभी। और कई नगरों में ढके हुए नाले थे। वो जो नाला बनाया जाता है ना पानी बहने के लिए, तो वो ढके हुए थे, मतलब ये पूरी तरह से ढका हुआ था। इसे सावधानी से सीधी लाइन में मिलाया जाता था। इसे पूरा एकदम जो मोटा मोटा जो नाला होता है, जो पूरा जो बहाव होता है उसी से मिलाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी अच्छा से पास हो सके, ताकि पानी आसानी से बह सके। मैंने बताया अभी आपको। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घर का छोटा छोटा नाली होता था वो सड़क के नाले से जोड़ा जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और फिर नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मतलब ये बड़ा नाला है, इससे ऐसे करके पतला पतला नाला मिल जाता था, और ये बीच बीच में ऐसे करके होल बनाया जाता था, ताकि इसमें जो गंदगी जमा होगा ये वाला खोल के निकालेगा और यहाँ पे साफ हो जाएगी।
इसलिए ऐसा बनाया जाता था, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जा सके। मतलब नाला का भी व्यवस्था और घर का भी व्यवस्था, वो सब एक ये में करते थे। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? ऐसा 2 स्तर बताइए। तो आप लोग बताइएगा, मैंने आपको बताया था। और नगरी जीवन वहाँ का क्या विशेषता था ये देखते हैं। हड़प्पा का नगरी जीवन कैसा था? तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होंगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के बने आभूषणों की कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, वो नष्ट हो गया। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज्यादा हलचल था और वहाँ पे ऐसे लोग रहते थे जो इमारत बनाने की योजना से जुटे थे और वहाँ के शासक रहे होंगे ये सब। और वहाँ के शासक दूर दूर धातु, बहुमूल्य जो बहुत कीमती पत्थर जो होता था वो सब चीज़ मंगवाते थे और शायद खूबसूरत मन के चांदी, सोने के आभूषण, जो ज्वेलरी होती है, वो कीमती पत्थर अपने पास रखते होंगे। और वहाँ पे लिपि तो था, मुहर पे तो थी, लेकिन वहाँ पे अन्य चीज़ों पे लिखा भी गया होगा, लेकिन वो सब नष्ट हो गया है। तो ये परमानेंटली नहीं कह सकते हैं कि लिखा ही हुआ, लेकिन वो खत्म हो गया होगा। ठीक। इसके अलावा देखिए, ये जो मैंने कुआं बताया अभी मोहनजोदड़ो में, ऐसा कुआं देखिए, गड्ढा है ये, और ऐसे कुआं बनाया जाता था बीच आंगन में। और फिर उसके बाद देखते हैं, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ की खूब उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से, कहानियां। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं जिससे लोग बच्चे खेलते होंगे। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वहाँ बहुत शिल्पकार सब भी होते होंगे जो जिसमें स्त्री और पुरुष थे। और वहाँ जो उद्योग स्थल रहा होगा वो बहुत घर और उद्योग स्थल रहा होगा और लोग लंबी लंबी यात्रा करते थे और वहाँ पे उपयोगी वस्तु भी लाते थे। और साथ ही साथ जो वहाँ से जो आता था होगा कोई व्यक्ति, तो वहाँ का किस्सा और कहानी सुनाता होगा और मिट्टी के कई खिलौने लाते होंगे जिससे बच्चे खेलते होंगे। तो नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते थे? ठीक। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ क्या लिखा है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें नाला, ऊपर एक कुआं। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यही है नाला। ये नाला समकोण होते हुए ऐसे करके काटती थी। ये मोटा नाला मिल जाता था और ये जो पतली पतली जो नालियाँ थी जो घरों से निकलती थी, ये सब इसमें नाले में मिल जाती थी। और इस नाले में ऐसे ऐसे करके बड़ा बड़ा करके हॉल बीच बीच में, ऐसे ऐसे करके बीच बीच में हॉल लगाया जाता था ताकि इसको निकाल के और ये साफ हो जाए, साफ कर सके। मैंने आपको बताया अभी। और बाईं ओर देखते हैं, बाईं और नीचे की ओर हड़प्पा की एक मुहर। देखिए ये मुहर है, देखिए मुहर में कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, ये सींग वाला पशु का है मुहर, देखिए एक सींग वाला। और इस मुहर के चिन्ह एक खास लिपि में है, मैंने आपको बताया। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाई है कि इसका अर्थ क्या है। मतलब ये जो लिपि था ऊपर मैंने दिखाया, वो विद्वानों ने मतलब बहुत पढ़ने का कोशिश किया ये, लेकिन अभी तक ये लिपि पढ़ नहीं पाया है, ये वाला लिपि पढ़ाया ही नहीं गया। और इसका अर्थ क्या और दाईं ओर पक्की मिट्टी की खिलौने। देखिए इस तरह शहर शहर से
मिट्टी के खिलौने हैं, पक्की पक्की मिट्टी के खिलौने, ताकि इससे बच्चे खेलते होंगे। अब चलते हैं आगे। ये देखिए ऊपर में बाट देखो, ये देखिए तराजू में जो बटखरा होता है ना, आधा किलो 1 किलो का, वही है ये बाट। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इसे चट पत्थरों से बनाया गया। ये कौन से पत्थर से? चट पत्थरों से। इसे शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मतलब जो कीमती जो पत्थर होंगे और जो धातु होंगी, उसी को तोलने के लिए ये बटखारे बनाए गए होंगे। तो देखिए वहाँ के नकल और नए शिल्प के बारे में जानते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है, उनमें ज़्यादातर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे वस्तुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे की औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, मैं बताती हूँ आपको कि ये जो चीज़ें थी जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है, ये पुरातत्व को मिली है वहाँ से, और वहाँ पे अधिकतर पत्थर, शंख और तांबे, कांसे, सोना, चांदी मिला है। ठीक, तांबे और कांसे से औजार, हथियार और जो गहना और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, किससे किससे? तांबे और कांसे से। और सोना चांदी से क्या होता था? गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। तो बाट तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे देखिए बाट मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे देखिए ये है मनका। ये मनका है, बोले थे ना नेकलेस जो गला में पहनते हैं। और ये है ये फलक, सॉरी ये फलक है, इनको फलक कहा जाता है। ये नुकीला नुकीला होता था, पत्थर का बनता था, तांबे का बनता था, कांसे का भी बना हुआ है फलक, लेकिन आगे देखेंगे। और ये गले में कीमती पत्थरों का और धातुओं का, ये तो लगता है नेकलेस है, उस टाइम का नेकलेस ऐसे। और ये ब्रेसलेट लगता है, ये मांटिका लगता है इस टाइप में, ये कान का ईयर रिंग लगता है। तो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि मध्य में मनके, मध्य बाएं में मनके, इसे को इनमें से कई कार्लियन पत्थरों से बनाए गए हैं। कौन पत्थर से? कार्लियन पत्थर से। ठीक, पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इसके बीच छेद किए जाते थे ताकि धागा माला पिरोई जाए। ये छेद हुआ है, इसमें छेद होगा तभी तो ऐसे करके इसमें धागा पिरोएगा। और फिर मध्य में दाएं तरफ पत्थर के धारदार फलक और नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, और नीचे व्यक्ति की जो पत्थर से बना मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिला है, इसके कढ़ाईदार वस्त्र दिखाए गए हैं। देखिए यही मूर्ति, इसमें देखिए ये जो व्यक्ति पहना हुआ है ये मूर्ति में, तो देखिए यहाँ पे जो डिजाइन बना हुआ है, इससे लगता है कि ये कढ़ाईदार कपड़े हैं। मैंने आपको भी कहाँ तक, यहाँ तक बताया। ठीक, फलक दिखा दिए, मनके भी आपको दिखा दिए, बाट भी ऊपर था, दिखाया मैंने आपको भी। और अब पढ़ते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरे बनाते थे। ठीक, पत्थर का बनाता था, और आयताकार, पृष्ठ 27 में देखेंगे, मुहरों पर समानता जानवरों के चित्र मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया हुआ है कि अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों में के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तभी तो नहीं था। संभवतः 70,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले थे। पक्की मिट्टी और कई फाइनेंस से बनी
तकलियाँ सूत कताई का संकेत देता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 7,000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। और मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, जहाँ पे चांदी का एक फूलदान मिला है, फूलदान का ढक्कन, ऐसे करके फूलदान बनाया जाता है ना, ऐसे करके, वो उसी का जो ढक्कन होता है, ये फूलदानी का ढक्कन वही मिला है, चांदी का है। और अन्य तांबे की वस्तुएं भी मिले हैं, चिपके हुए मिले हैं। यहाँ पे सजावट के लिए तांबा का कुछ वस्तु चिपका हुआ है। पक्की मिट्टी और फाइनेंस की तकलियां सूत की संकेत देता है, मतलब मालूम पड़ता है कि वहाँ पे कुछ सूत कताई का काम चलता होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों की पच्चीकारी करना आदि। तो इसके लिए क्या हुआ कि विशेषज्ञ जो थे वो मालूम पड़ता है कि ये विशेषज्ञ द्वारा बनाया होगा, क्योंकि इतना खासा तो वही कर सकता है जो सीखा होगा कुछ बनाना, जो उसके स्पेशलिस्ट होंगे, तो वैसा मतलब माना जाता है। और मूर्ति का चित्र कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये वाला देखिए, इनकी जो मूछें हैं कितना आराम से दर्शाया है। इतना बारीकी कलाकारी कौन कर सकता है, जो मूर्तिकार होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल औरतें ही। शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। मतलब ये बताया जाता है कि शायद दोनों ही करते थे, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि पुरुष या कुछ ऐसा कुछ मतलब प्रमाणित नहीं हुआ है, प्रूफ नहीं मिला है कि सिर्फ स्त्री करते थे या सिर्फ पुरुष करते थे, दोनों करते थे। ठीक, फाइनेंस क्या है देखते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फाइनेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फाइनेंस में मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखिए, यही है फाइनेंस। इसमें होता क्या था, इसमें सब लोगों को पता है कि ये पत्थर और शंख तो नेचुरल से पाया जाता है, समुद्र से, और कृत्रिम तरीका से इसमें कुछ और एक्स्ट्रा करके, और बालू स्टफिन पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाता था और ये वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक, बन जाता था जब, तो उस पे वस्तुओं पे एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। देखिए चमक रहा है ना, ये सब ये परत है, और इसकी चिकनी परत लगभग नीले और हल्के हरे रंग की होती थी। जो समुद्री का कलर है हल्का हरा, और या फिर नीले कलर का होता होगा, ये दो ही कलर का था। और इससे क्या बनाई जाती थी, इससे मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक, कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनको उत्पादन करते हैं। ठीक, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों वे दूर दूर से आयात करते थे। ठीक, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो कच्चा माल होता था, जैसे कच्चा माल क्या हुआ, जैसे कपास। ठीक, कपास कच्चा माल था, उसके बाद कपास उगाते हैं, उसके बाद कताई बुनाई होती है, तब तो कपड़ा तैयार होता है ना, इसी वजह से। तो ये क्या होता था, ये जो होता था, ये जो हड़प्पा के लोग थे वहाँ के, वो क्या करते थे, हड़प्पा के लोग बहुत सारी चीज़ें वहीं मिलती थी और कुछ बाहर से मंगाते थे, दूर दूर से मंगाते थे। वो क्या मंगाते होंगे,
तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। ठीक, जो तांबा होता था, लोहा होता था, सोना चांदी होते थे, बहुकीमती पत्थर जो होता था वो दूर दूर से आयात करते थे, मतलब खरीदते थे। आयात करना मतलब खरीदना। अब देखिए यहाँ पे हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान में भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई की जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक, मैं आपको अब एक्सप्लेन करती हूँ कि हड़प्पा का जो लोग थे, वहाँ का जो तांबे का आयात संभवतः कहाँ से करता था? राजस्थान। तांबा का जो खरीदना बाहर से, वो कहाँ से खरीदते थे? राजस्थान, जो आज के राजस्थान में पड़ता है। ठीक, पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। एक तो राजस्थान से होता था और दूसरा होता था पश्चिम एशियाई देश ओमान से। ठीक, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जो टीन है, कांसा बनाने के लिए टीन, तांबे में टीन मिलाता होगा तभी तो कांसा बनता है ना, तांबे में टीन मिला के। तो ये निर्यात करते थे, आयात करते थे, सॉरी, वो खरीदते थे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक, सोने का आयात करते थे आधुनिक कर्नाटक, मतलब जो सोना खरीदते थे वो कर्नाटक से खरीदते थे। और बहुमूल्य जो पत्थर होता था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक खिलौना मिला है, देखते हैं। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है? नहीं, ये खिलौना नहीं है, ये मतलब सॉरी, ये जो मतलब कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान में जो सामान को ढोया जाता था ना, वही है ये। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है, ये खिलौना है, ये खिलौने के रूप में ऐसा बनाया गया है। दूसरी तरफ एक मुहर है, ये मोहर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते थे। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला हुआ है, ये सामान ढोने के लिए जो बैलगाड़ी टाइप में होता है ना, देखिए चक्का है, तो वो मिला हुआ है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुहर, ये मुहर है, ये मुहर में देखिए थोड़ा थोड़ा करके देखिए डिजाइन बना हुआ है। अब देखते हैं जो नगर में रहते थे वो भोजन क्या करते थे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या करते होंगे? देखिए, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासक, लेखकों और दस्तकारों से खाने का सामान देते थे। पौधों से अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। ठीक, क्या क्या होता था? पहले तो वो आधा गांव में भी रहते थे, आधा शहर में भी रहते थे। ठीक, और वहां उपजाते क्या क्या थे? जो अवशेष पता लगाया वो क्या था? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सब उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जो हल बनाया था वहां पे, देखिए यही है हल। ये लकड़ी का बनता था पहले उस टाइम में। ठीक, ये किसके लिए होता था? जमीन की जुताई के लिए। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाई क्योंकि वे प्रायः लकड़ियों से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। मतलब इस टाइप में खिलौने मिले हैं, तो इससे अंदाज क्या लगाया जा सकता है कि उस टाइम में हल होगा, बनाया गया था हल लकड़ी का।
इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय होता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई होती होगी। हल्का फुल्का पानी होता होगा और जब कम पड़ जाता होगा पानी तो उसमें और पानी का संचय करके और सिंचाई होता होगा। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। ठीक, वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन और जानवरों का शिकार भी करके भोजन करते थे। ये सब तो मैंने बताया अभी। वहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे हल्के आकार का मिला है और यहाँ तक तो बताए थे। और हड़प्पा के लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। गाय भैंस बकरी भेड़ बकरियां पालते थे। ठीक, और आसपास तालाब और चारागाह था। और वहीं पे जब सूखा हुआ महीना तो होता है, मतलब जब बहुत गर्मी का दिन आ जाता था तो वो पानी की तलाश में दूर दूर तक जाता था मवेशी, और वहाँ बेर का जो फल होता था वो इकट्ठा करके रखते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। क्या था? कच्छ एक इलाका है, वहाँ पे खादिर बेट जो है उसके किनारे धौलावीरा का नगर बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। ठीक, धौलावीरा में साफ पानी था और जमीन भी उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। ठीक, जैसे हड़प्पा में क्या था, निचला शहर और ऊपरा था छोटा, ऊपर था, नीचा था बड़ा और निचला नगर था। और ऊपर वाला को क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया। तो इसी टाइप में जो हड़प्पा का जो है ये 3 भागों में बटा हुआ था ऐसे। ठीक, हर हिस्से के चारों तरफ पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर आने जाने के बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। मतलब इसका जो बाउंड्री लाइन था पत्थर का था और बड़ा बड़ा वहाँ पे, मतलब बड़ा बड़ा यहाँ पे दरवाजा लगा होता था। और इस नगर में एक खुला मैदान भी होता था और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। मतलब इसी घर में क्या होता था, इसी घर हॉल टाइप में बना हुआ रहता था जहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह होते थे, तो आसानी होता था फल फल करने में। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में पाया गया है। ठीक, वहाँ का जो लिपि था वो बहुत बड़ा बड़ा अक्षरों में पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया होगा। यह एक अनोखा अवशेष है। मतलब उस टाइम में लकड़ी से वो लिपि जो पढ़ नहीं पाया है आज तक, और वही लिपि से बड़ा बड़ा राइटिंग में लिखा था। क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी छोटी वस्तुएं पर पाई जाती हैं। वो मोहर या छोटा मोटा लेख उसी में पाया जाता है। ठीक, गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। गुजरात में खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती नाम है उस नदी का, उपनदी जहां बसा था लोथल बताया। तो हम लोगों ने क्या बताया? हड़प्पा का लोथल, हड़प्पा का धौलावीरा, हड़प्पा का मोहनजोदड़ो। हड़प्पा तो बताया ही मैंने। तो इतना सारा भी स्थल हम लोग देख चुके हैं। और वहाँ पे क्या होता था लोथल में? वहाँ पे कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिलता था, कीमती पत्थर का। ठीक, यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। ठीक, वहाँ पे भंडार गृह भी मिला है। और भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहर बंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने वाली उसकी छाप मिले हैं। मतलब जो गीला मिट्टी होता है ना, गीला मिट्टी में ऐसे करके दबा देंगे, कुछ गीला मिट्टी है और ऐसे करके ऊपर से कुछ लिखा होगा उसमें और कुछ दबा देंगे तो वो आ जाती होगी इस पे। उसी टाइप में एक खांचा टाइप में मिला हुआ है। ठीक,
अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है। लोथल का बंदर, यहाँ पे देखिए लोथल का बंदरगाह। ठीक, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। देखिए लोथल का बंदरगाह, देखिए यहाँ पे इधर से मतलब सामान आता होगा और जाता होगा, उतारा जाता होगा और फिर ले जाता होगा, मतलब आयात निर्यात होता होगा। यहाँ पर एक इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। मतलब यहाँ पे लोथल से क्या क्या मिला है, मनके बनाने का काम फैक्ट्री टाइप में वो मिला है। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि पत्थर का टुकड़ा मिला है और आधा बनाया हुआ मनके, जैसे प्रतीत होता है कि आधा ही बनाया, फिर नहीं बना पाया होगा, वो मिला है। और पूरा मनका बनाने वाला जो उपकरण होता है वो मिले हैं। जो तैयार मनका जो होते थे वो यहाँ मिले हैं, जो सांचा से बनाया जाता था, स्ट्रक्चर से। अब हो गया मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन और मुहर बंदी क्या है देखते हैं। ये क्या है, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी का पोत लगाकर उस पर मुहर चढ़ाई जाती थी। मुहरों की छाप को मुहर बंदी कहते हैं। जैसे होता क्या था, मुहरों का जो प्रयोग होता था वो भरा डिब्बा और थैलों के तरह चिन्हित होता होगा, जैसे मान के चलते हैं। और उसका एक दूसरे से दूसरे जगह तो जाता था, आयात निर्यात होता था। और थैले को बंद करने, वो खुला रहेगा तब तो गिर जाएगा आधे रास्ते में। उसका जो मुंह होता था, ये थैला का मुंह जो होता था, उसमें गीली मिट्टी का लेप लगा के उसको बंद किया जाता था। ठीक, वो बंद हो जाता था मुंह, और फिर बंद हो जाने के बाद उसी छाप को कहते हैं मुहर बंदी। ठीक, अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता कि सामान के छेड़छाड़ हुई थी। मतलब ये जो इसमें छाप जो लगाया जाता था, इसमें जो स्टैंप मारा जाता था, अगर वो टूट जाता था कहीं, तो पता चल जाता था कि ये मतलब खोल के कोई 420 कम किया है। ठीक, उससे कोई छेड़छाड़ किया है, या कम बेसी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। आज की मुहर का प्रयोग होता है, कता लगा के मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक, अब जानते हैं हम लोग शहर सभ्यता का अंत का रहस्य। मतलब इतना विकसित शहर था, इतना अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था, तो फिर अंत कैसे हो सकता है। देखिए, लगभग 3900 वर्ष पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया और लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे की ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। मतलब ये इतना सिस्टमेटिक ढंग से, जो मतलब सोचा नहीं जा सकता है, उतना सिस्टमेटिक ढंग से वो 4700 वर्ष पहले बनाया एक नगर था, और इनका नष्ट हो जाएगा तो वो देखने को मिलता है 39 साल पहले। ठीक, तो यहाँ पे मतलब उतना सिस्टमेटिक ढंग के बावजूद भी नगर को छोड़ दिया, और मोहर बाट का प्रयोग भी बंद हो गया था। बटखारा मोहर का जो उसमें लिखा जाता था ऐसे करके लिपि, वो सब बंद हो गया था। और दूर दूर से कच्चे माल का आयात निर्माण भी कम हो गया था, मतलब लाना। और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बने हुए थे। सोचिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से कचरा निकालने के लिए नाली और गंदा पानी वगैरह निकालने के लिए अच्छा जल निकास और कितना अच्छा बना हुआ था। लेकिन बाद में वो क्या हुआ कि कचरा का ढेर बनने लगा, मिला देखने को, और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। जो जल का बहाव था, नाली था, वो सब टूट गया। रिपेयर नहीं हुआ तो टूट गया, और फिर आदमी ही नहीं रहता था तो रिपेयर क्या करेगा, और फिर ये नष्ट हो गया। और सड़कों पर झुग्गीनुमा बनाते थे, मतलब सड़क पे ही कुछ लोगों ने
झुग्गी मतलब झुग्गी झोपड़ी टाइप में बना के और वहाँ पे गुजर बसर करते थे। और यह सब क्यों हुआ होगा कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों को के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होंगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने पर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब देखते हैं इसका ये मतलब, अब हम लोग पता करने का कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब पूरी रीजन अभी तक भी नहीं पता चला है, लेकिन हम लोग अंदाज एक लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। या फिर नदी सूख गया होगा और जंगलों का विनाश भी हो गया होगा। इसका कारण ये हो सकता है कि जो ईंट जो पकाता था, ईंट पकाने के लिए जो ईंधन होती होगी, तो ये तो जंगल से ही मिलता होगा। तो वो लकड़ी खत्म हो गया होगा, जंगल समाप्त होगा तो कहाँ से मिलेगा। और इसके बाद मवेशी का जो बड़ा बड़ा झुंड था, चारागाह घास वाले मैदान खत्म हो गए होंगे। जो यहाँ पे गाय बकरियाँ चरने जो आती होंगी, तो जो हरा भरा घास होता होगा वो तो जंगल ही खत्म हो गया, तो वो खाएंगे पिएंगे क्या। इसके वजह से भी कुछ हो गया होगा। और या फिर ऐसा हुआ होगा कि कुछ इलाके में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन यह इससे स्पष्ट नहीं होता है कि इलाके में बाढ़ आ गया तो नगर खत्म हो गया। होगा तो कुछ ही इलाके में होगा, और ये तो पूरे इलाका मतलब समाप्त हो गया। तो ये मतलब परिवर्तन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जो शासक थे, मतलब कोई मतलब जो चलाता होगा इस क्षेत्र को, पूरे हड़प्पा सभ्यता को, तो उनका जो नियंत्रण था वो समाप्त हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये एक अनुमान है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट अभी भी नहीं बताया गया है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। मतलब क्या हुआ, आधुनिक जो पंजाब है वहाँ पे आधुनिक पंजाब में सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, जो मैंने बताया अभी पहले, कुछ ही देर पहले। और कई लोग क्या हुआ, पूर्व दक्षिण के इलाकों में छोटी बड़ी जाकर रहने लगे। पहले क्या था, पूरब और पश्चिम, और अब क्या हो गया, पूर्व और दक्षिण के इलाकों में छोटी बड़ी बस्तियां बना के वहीं पे बस गए। इसके लगभग 1400 वर्ष बाद कई नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। मतलब ये लेसन 5 और 8 में पढ़ेंगे हम लोग। और ये 14 वर्ष पहले क्या हुआ, बहुत नगर का विकास हुआ। हड़प्पा का विकास भी हुआ और समाप्त भी हो गया, लेकिन उसके 14 वर्ष बाद ये पढ़ेंगे अभी हम लोग, मतलब आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं, आपने एटलस मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में है। ठीक। लगभग 5000 वर्ष पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरा जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ, 5000 वर्ष पहले, अन्यत्र में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 5000 वर्ष पहले क्या हुआ, मिस्र में शासन करने वाले जो राजा थे वो सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात के लिए अपना सेना को दूर दूर तक भेजता था और बड़ा बड़ा मकबरा बनाता था, और इसी को पिरामिड के नाम से जाना जाता था। ठीक। राजाओं के मरने तक उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था, जिसको मम्मी कहते हैं, हम लोग पढ़े थे बहुत बच्चा में। और इस शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल थे।
मतलब सबके साथ क्या होता था, उसमें खाने पीने का सामान, कपड़ा, गहना, बर्तन, जो कुछ यंत्र बजाते उजाते होंगे वो, हथियार, जानवर भी रख देते होंगे, ताकि उनका मानना होगा कि वो अगले मतलब मरने के बाद भी जीवन होता है, और वो जीवन में खाएंगे पिएंगे क्या, पहनेंगे क्या, इसीलिए दफना देते थे। और कभी कभी सब के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में सबों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब दुनिया में जितना भी सबको दफनाया जाता था मृत्यु के बाद, लेकिन वो सबसे ज्यादा खर्च कहाँ होता था, मिस्र में देखने को मिलता है। और ये करने के लिए सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च होता था मिस्र में। ठीक, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? लेकिन उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी क्या होता था, उनका जीवन रहता है। तो उनका ये मानना था, इसी वजह से उनको अब जीवन रहता है तो उनको भी तो उस चीज के लिए जरूरत पड़ती होगी जो यहाँ पड़ती है। तो जो सो वो उपयोग करते होंगे वही सब उसमें रख देते होंगे सबके साथ, ताकि जरूरत पड़ने पे वो आगे वाले लाइफ में भी प्रयोग कर सके। ठीक, तो यहीं तक था आज का क्लास हो गया समाप्त। और अगर आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से अगर पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छे तरह से, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोग को अच्छे तरह से समझा सकूं, और समझाती भी हूँ। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं विदा। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मेरा क्लास है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और इसका लाभ उठाए। तो अब लेते हैं विदा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।